गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेज में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 8 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एटम्स। तो बच्चों, आज की इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था रेडियाई, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी के बारे में। आज की इस वीडियो में, ताकि वो वीडियो पहले वाली जो है वो ज्यादा लेंथी ना हो, इसलिए अलग से वीडियो बना रहा हूं जिसका नाम है, यहां पर हम जो डिस्कस करेंगे वो है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनका ओरिजिन वो कैसे निकलती हैं, क्या होती हैं, कैसे हम उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, जो बोहर एटॉमिक मॉडल था उसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और जब इनर से आउटर ऑर्बिट में जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ये बोहर एटॉमिक मॉडल ने बताया, क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एनर्जी एमिट करते हैं। लेकिन बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया कि ऐसा नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली एनर्जी है वो एमिट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल तभी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं जब वो अपना ऑर्बिट है वो चेंज करते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या बताया कि जैसे बच्चों यहां पर आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अराउंड में दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, ये आपके पास सेकंड ऑर्बिट है। क्लियर? ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये क्या है, सेकंड ऑर्बिट है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर एनर्जी होगी E2, ये जो ऑर्बिट है इसके अंदर एनर्जी होगी E1, क्योंकि एनर्जी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। तो जब इलेक्ट्रॉन इस सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा? रिलीज। और बोहर ने अपने थर्ड पोस्टुलेट में बताया कि जो एनर्जी रिलीज होगी Hν इज इक्वल टू E2 माइनस E1 के बराबर होगी। ध्यान से समझना है, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल वे से आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसके बराबर होगी? E2 माइनस E1 के बराबर होगी। तो हमने वही जो एनर्जी है, डिफरेंस है, वो Hν के बराबर है। तो यहीं से हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे कि भैया जो एनर्जी एमिट होगी, वेव आएगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एनर्जी के बारे में, तो वहां से हमने E की वैल्यू निकाली थी। एनर्जी E किसके बराबर आई थी बच्चों? 2 माइनस का 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर एंड h स्क्वायर। ये हमने स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट की थी। और बच्चों यहां पर हमने ये भी बताया था कि E दैट इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है जब हम इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब इसी फार्मूले को यहां पर पुट करते हैं कि Hν एनर्जी जो है E2 का मतलब सेकंड ऑर्बिट में, तो यहां पर n की जगह N2 आ जाएगा, बाकी तो कांस्टेंट है। तो यहां पर क्या आएगा? माइनस का 2 पाई m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 N2 का स्क्वायर h स्क्वायर। क्लियर? ये E2 की वैल्यू पुट कर, n की जगह N2 पुट करना है। यहां पर माइनस का साइन है बीच में, ये एनर्जी कैसी है? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। क्लियर? ये माइनस का साइन, ये माइनस है, तो माइनस नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो यहां पर 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर h का स्क्वायर। यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट है तो क्या आ जाएगा? n1 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब h
न्यू दैट इज इक्वल टू, यहां से आपके पास क्या है, ये सभी कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएंगे कॉमन, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एच स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया मैंने। क्लियर? अंदर ये देखिए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसको प्लस वाले को मैं पहले लिख देता हूं, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, इसको मैंने पहले लिख दिया, प्लस का है, ताकि सिस्टम से आप देख सकें इसको। क्लियर? ये आ गया। इसके बाद जो हमारे पास जो है बच्चों, यहां पर एच न्यू, ये क्या है फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन सी दैट इज इक्वल टू, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा होता है। क्लियर? तो इसी की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, तो यहां पर एच सी बाय लैम्बडा वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एच स्क्वायर, अंदर आपके पास आ जाएगा 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? इसके बाद हमारे पास क्या है कि बच्चों h और c इसको इधर आएंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर लेके आएंगे, तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। उधर आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बाय लैम्बडा। क्लियर? तो देखिए 1 बाय लैम्बडा कैसे लिखना है अब आपने, यहां पर 1 बाय लैम्बडा वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय एच सी, इधर आएगा तो एच का स्क्वायर है, एक एच ही है तो एच की क्यूब हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा सी एच की क्यूब, अंदर आपके पास 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब इसके बाद बच्चों ये जो 2 पाई एम के स्क्वायर है जेड, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड हम 1 ले लेते हैं, ई की पावर 4 सी एच स्क्वायर, दिस इज द कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, रैडबर्ग कांस्टेंट। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 1 बाय लैम्बडा दैट इज इक्वल टू आर, 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। ये r आपके पास क्या है, रैडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी r की वैल्यू जो है वो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय सी एच की क्यूब। व्हाट इज दिस? दिस इज रैडबर्ग कांस्टेंट, रैडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो 1.097 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर होती है। 1.097 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर इसकी यूनिट होती है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम रैडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपके पास क्या बच जाएगा, अगर जेड भी आप साथ लगते हैं तो इसके साथ क्या जाएगा, जेड का स्क्वायर, जिस भी आप एटम के लिए निकालना चाहते हैं तो यहां पर जेड स्क्वायर और लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहां से वेवलेंथ की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों इसके आगे 1 बाय लैम्बडा को न्यू फ्रीक्वेंसी बार लिख सकते हैं। ये क्या है, वेव नंबर, ये क्या है, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन इमिटेड, यानी जब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी वो क्या होगी, रेडिएशन। तो उस रेडिएशन के नंबर ऑफ वेव नंबर्स हैं वो क्या होंगे, उससे इसको डिनोट किया जाता है। तो इसलिए न्यू फ्रीक्वेंसी जैसे उसके ऊपर बार दैट इज इक्वल टू आर, जैसे जेड हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने आपको बार बार बताया, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए लेते हैं तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो यहां पर आर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। तो बच्चों इस फार्मूले से जो कि नंबर ऑफ वेव रेडिएशन है इमिटेड है वो किस प्रकार आर रैडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। n1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n2 का मतलब सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या है
कि इनिशियली में कहाँ था, n2 का मतलब सेकंड ऑर्बिट, मतलब सेकंड टाइम में वो कहाँ जा रहा है, फाइनली कहाँ पर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। क्लियर। वो नंबर ऑफ ऑर्बिट यहां पर यूज करके हम वेव नंबर हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं कि स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमने उस स्पेक्ट्रल सीरीज निकालने के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट किया पहले कि जो वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज है, ये म्यू बार लिखा है मैंने, दिस इज द वेव नंबर, या जिसको 1/λ भी आप लिख सकते हैं। आर रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का। तो इससे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में हम बात करते हैं, जो कि बोहर ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। तो बच्चों जो सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज है उसमें जो सबसे पहले नंबर पर सीरीज आती है वो आती है लेमन सीरीज। कौन सी सीरीज आती है? लेमन सीरीज। कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन में लेमन सीरीज क्या है। तो बच्चों इसको ध्यान से समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में भी इसका यूज होगा। क्लियर। तो यहां पर लेमन सीरीज है वो कब आएगी? जब बच्चों n1 इज इक्वल टू 1 होगा और n2 की वैल्यू है वो 2, 3, 4, 5 डैश डैश ऐसे चलेगी। क्लियर। मतलब लेमन सीरीज जो है स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन एटम की लेमन सीरीज है वो आपको कब मिलेगी? जब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है आउटर एनी ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट में जब आएगा तो आपको लेमन सीरीज मिलेगी। यानी इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से, किसी भी आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो लेमन सीरीज हमें मिलेगी। क्लियर। तो इसलिए n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 होगी, यानी 1 के अलावा एक्स्ट्रा बचेंगी। अब बच्चों यहां पर ध्यान देना है, n1 इज इक्वल टू 1 है, n2 की वैल्यू 2 है, तो जो ये 2 है ना ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा लेमन सीरीज का। 3 है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा, 4 है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा, 5th है वो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल में वो कहता है कि लेमन सीरीज मिल रही है तो वहां पर वेव नंबर्स आप निकालिए स्पेक्ट्रल लाइन के थर्ड एक्साइटेड स्टेट से, तो वो लेमन सीरीज कह दिया तो n1 तो फिक्स हो गया 1। लेकिन एक्साइटेड स्टेट की जब वो बात करता है तो वहां पर ध्यान देना है कि कौन से एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, क्योंकि 2 यहां पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट होगा। क्लियर। तो न्यूमेरिकल निकालने में आपको इजी हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर जो लेमन सीरीज आपने निकालनी है तो उसके लिए वेव नंबर जो है म्यू बार दैट इज इक्वल टू या 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस, और n2 की जगह आपको पता है कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं जो न्यूमेरिकल में आपसे पूछे, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां से आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी उसके अंदर जो वेव्स वैल्यूज हैं वो किसके अंदर आएंगी? अल्ट्रा वायलेट के अंदर। अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बातें। जैसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेमन सीरीज है वो किस रीजन के अंदर आती है, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, यानी यूवी रीजन के अंदर। यहां पर जब म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो इस अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर आता है। क्लियर। अब इसके बाद जैसे यही बातें यहां पर मैं लेमन सीरीज के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, वही बातें हैं वो बाकी के लिए भी अप्लीकेबल होगी। जैसे अब लेमन सीरीज से ही रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आता है। न्यूमेरिकल में बच्चों सीरीज का नाम देगा आपको, लेमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है या पास्टन सीरीज है। अब जैसे लेमन सीरीज है वो कहेगा कि लेमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालिए। देखिए यहीं पर मैं बता देता हूं आपको, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी? तो जैसे लेमन सीरीज है, न्यूमेरिकल में क्या कहा? लेमन सीरीज। तो लेमन सीरीज है तो दिस इज अंडरस्टूड n1 की वैल्यू 1 होगी, ये कंपलसरी है। अब बात आती है कि n2 की वैल्यू है वो क्या होगी? n2 की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों जो शॉर्टेस्ट वेव निकालनी है तो n2 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। लॉन्गेस्ट निकालनी है,
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो n1 इक्वल टू 1 होगा ही और n2 की वैल्यू 2 होगी। n2 की वैल्यू 2 होगी। ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के अंडर आएंगे। कैसे आएंगे इसको मैं अब करके दिखा देता हूं आपको। तो जैसे 1/λ, इसकी जगह 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 1.097 इंटू 10⁻7। n1 की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस n2 की जगह इन्फिनिटी ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। क्लियर? तो यहां पर 1/λ दैट इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7। यहां पर 1/1 1 माइनस 1/इन्फिनिटी कितना होगा 0, तो ये 1 ही आ गया। तो यहां से लैम्बडा इक्वल टू, हमें तो लैम्बडा निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब 1/1.097 इंटू 10⁻7 के बराबर आएगा। यहां पर इस वैल्यू को ध्यान से देखना, ये आएगा। क्लियर? तो आप खुद ही बता देंगे कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट क्या होगा। ये एक लाइन का न्यूमेरिकल बन जाता है बच्चों। तो शॉर्टेस्ट में मैंने ये लिया, लॉन्गेस्ट में अब आप देखिए लॉन्गेस्ट के लिए 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7, 1/n1 क्योंकि n1 की फिक्स रहेगी, माइनस n2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, मैंने कहा 2 लेना है, तो 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4। 2 का कितना हो जाएगा 4। क्लियर? तो यहां पर आपके पास 1.097 इंटू 10⁻7, यहां पे एलसीएम लेके आप इसको जैसे आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा एलसीएम 4, यहां कितना आएगा 4 माइनस 1। क्लियर? तो ये आपके पास क्या आएगा 3/4। कितना आएगा 3/4। तो अब यहां पर लैम्बडा की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो मतलब 4/3 इंटू 1.097 इंटू 10⁻7। क्लियर? तो अब आप यहां पर देखिए कि ये कैसी आई, यहां पर इस वैल्यू को आप देखिए और इस वैल्यू को देखिए। ये एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, 1/this है, ये 4/3 ये वैल्यू है। क्लियर? अब आप कहोगे सर ये आपके पास लॉन्गेस्ट कैसे हुई, अगर आप यहां पर 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, 1 माइनस 9 है, ये वैल्यू और कम आएगी, तो वो छोटी होती चली जाएगी और सबसे शॉर्टेस्ट ये आएगी। क्लियर? तो लॉन्गेस्ट आपके पास, इसको ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट है तो n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 2, ये सभी के लिए आगे वैल्यू अप्लीकेबल रहेगा। शॉर्टेस्ट के लिए आपके पास ये रहेगा। क्लियर? तो ये था लेमन सीरीज। लेमन सीरीज निकालनी है तो इस प्रकार आप निकालेंगे। अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंडर आता है, इसकी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इस प्रकार आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो आइए बच्चों अब हम सेकंड सीरीज की बात करते हैं जिसका नाम है बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज कब आएगी, जब बच्चों आउटर ऑर्बिट से, आउटर एनी ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो बाल्मर सीरीज हमें मिलेगी। क्लियर? मतलब यहां पर जो n1 है वो आपके पास 2 रहेगा और n2 की वैल्यू है वो 3, 4, 5, 6 इस प्रकार चलती रहेगी। क्लियर हो गया? यानी कि बाल्मर सीरीज है सेकंड नंबर पर आती है तो n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6 होगी। मींस आउटर ऑर्बिट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो बाल्मर सीरीज हमें मिलेगी। क्लियर हो गया? अब बच्चों यहां पर भी वही बातें आती हैं, जैसे बाल्मर सीरीज कहती है, बाल्मर सीरीज का सेकंड एक्साइटेड स्टेट कितना होगा 4, ये थर्ड फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। क्लियर? तो ये एक्साइटेड स्टेट न्यूमेरिकल में बोलता है तो उस एक्साइटेड स्टेट का ध्यान रखना है, उससे नेक्स्ट चलता रहेगा 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? जो बाल्मर सीरीज है बच्चों वो आपके किस रीजन के अंडर आती है, जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये बच्चों विजिबल रीजन के अंडर आती है। कैसे रीजन के अंदर आती है? विजिबल। क्लियर? और लेमन सीरीज है वो किसके अंदर थी? यूवी अल्ट्रावायलेट के अंदर। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन के अंडर आती है और बाल्मर सीरीज कब मिलेगी? जब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आएगा सेकंड में। क्लियर? इसके बाद बच्चों बाल्मर सीरीज की वही है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकलवाए
तो वही आपके पास n2 इनफाइनाइट लेना है, लॉन्गेस्ट निकालना है तो n2 इक्वल टू 3 लेना है। क्लियर? यहां पर लिख देता हूं फिर से, शॉर्टेस्ट, ये सब के लिए वही रहेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 इक्वल टू 2 रहेगा और n2 इक्वल टू इनफाइनाइट रहेगा। लॉन्गेस्ट के लिए, लॉन्गेस्ट आपने निकालनी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो n2 इक्वल टू n1 इक्वल टू 2 और n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ये सब के लिए सेम चलता रहेगा आगे। क्लियर? तो बाल्मर सीरीज के बाद थर्ड हमारे पास जो सीरीज आती है वो आती है पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, थर्ड नंबर पर पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज में n1 इक्वल टू 3 और n2 इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8 इसी प्रकार चलता रहेगा। क्लियर? ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो पास्टन सीरीज आपको कब मिलेगी? जब आउटर एनी ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएंगे, उस दौरान हमें पास्टन सीरीज मिलेगी। और पास्टन सीरीज है बच्चों इंफ्रारेड रीजन के अंडर आती है। किसके अंडर आती है? इंफ्रारेड रीजन के अंडर आएगी पास्टन सीरीज। क्लियर? इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपने निकालनी है, तो शॉर्टेस्ट के लिए n1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, n2 इनफाइनाइट रहेगा। इसी प्रकार लॉन्गेस्ट के लिए n1 इक्वल टू 3 और n2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्लियर? सभी का यही सिस्टम है, वो चलता रहेगा। लेमन में जैसे आपको समझाया था, बाल्मर पास्टन में भी। फोर्थ नंबर पर आता है बच्चों ब्रैकेट सीरीज, जिसके अंदर n1 इक्वल टू आपके पास कितना रहेगा 4, ब्रैकेट है, फोर्थ नंबर पर है तो 4, n2 की वैल्यू है वो 5, 6, 7, 8 इसी प्रकार आपके पास चलती रहेगी। क्लियर? ये कब होगा ब्रैकेट सीरीज? आपको कब मिलेगी? जब आउटर एनी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ ऑर्बिट में आएगा तो हमें ब्रैकेट सीरीज मिलेगी। बाकी ये रीजन है वो इंफ्रारेड के अंदर ही आता है। इसी प्रकार फिफ्थ नंबर पर है बच्चों पी फंड। कौन सी सीरीज है? पी फंड सीरीज है, जिसमें n1 इक्वल टू 5 आएगा और n2 की वैल्यू है वो 6, 7, 8, 9, 10 इसी प्रकार चलती रहेगी। यानी आउटर एनी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब फिफ्थ नंबर ऑर्बिट में आएगा तो हमें पी फंड सीरीज है वो मिलेगी। क्लियर? अब इसका बच्चों डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। तो किस प्रकार आप बनाएंगे डायग्राम? ध्यान से देखना है, सभी सीरीज को हमें दिखाना है, तो उसके लिए डायग्राम बनाना है, बिल्कुल इजी है। जैसे यहां पर हम न्यूक्लियस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस। ये प्लस का साइन लगा दिया। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है। ये आपके पास क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट। इसी प्रकार यहां पर आपके पास क्या है? सेकंड ऑर्बिट। ये आपके पास क्या है? थर्ड ऑर्बिट। ये आपके पास क्या है? फोर्थ ऑर्बिट। ये आपके पास क्या है? फिफ्थ ऑर्बिट। क्लियर? तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है। तो आउटर किसी भी, जैसे ये सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आए, ये थर्ड से, ये फोर्थ से, इसी प्रकार फिफ्थ से इलेक्ट्रॉन किस में आए? फर्स्ट में। तो यहां पर आपको कौन सी सीरीज मिलेगी बच्चों? लेमन सीरीज। कौन सी सीरीज मिलेगी? लेमन। इसी प्रकार ये सेकंड ऑर्बिट है, तो आउटर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब आएंगे जंप कर कर, तो हमें कौन सी सीरीज मिलेगी? बाल्मर। क्लियर? इसी प्रकार आप थर्ड ऑर्बिट में, ये फोर्थ से थर्ड में, फिफ्थ से थर्ड में, तो जब थर्ड में हमें मिलेगी तो हमें कौन सी सीरीज मिलेगी? पास्टन। पास्टन सीरीज। इसी प्रकार आपने दिखाना है। इसी प्रकार फोर्थ में जब आउटर से आएगा तो आपको कौन सी सीरीज मिलेगी? ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज। इसके बाद एक ऑर्बिट और बना दीजिए, उससे फिफ्थ में आएगी तो पी फंड सीरीज हमें मिलेगी। तो इस प्रकार हमने है, ये जल्दी जल्दी आपको डायग्राम बनाए, बिल्कुल सीधा आप गोल है वो डायग्राम आप बनाएंगे। तो इस प्रकार आप इन स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्पेक्ट्रल सीरीज है इनके बारे में आप डायग्राम से दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां से हमने स्पेक्ट्रल सीरीज जो है
ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल है उसके बारे में डिस्कस किया और मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ के बारे में भी डिस्कस किया, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट के बारे में भी। तो बच्चों शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट में आपने ध्यान रखना है कि शॉर्टेस्ट आपने निकालनी है तो अपर इनफाइनाइट होगा, लॉन्गेस्ट निकालनी है तो जो सीरीज है उससे नेक्स्ट यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपने लेना है, वहां से लॉन्गेस्ट आ जाएगी। क्लियर? तो आज हमने इसकी वीडियो में स्पेक्ट्रल सीरीज के ओरिजिन और इसकी अलग अलग सीरीज के बारे में हमने डिस्कस किया। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।